अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में इक़्तिदार से हाथ धोने के बाद साबिक वज़ीर आज़म का जेल जाना ये कोई नई बात नहीं है। निकाले जाने वालों के खिलाफ सियासी मुकदमात की भरमार ये भी कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद कोई सिस्टम के गले की हड्डी बन जाता है जो निगली जाती है ना ही उगली। पहले इमरान खान को सिविलियन अदालतों में ट्रायल से फिक्स करने की कोशिश की गई, फिर एक हफ्ते में 31 साल की सज़ाएं सुनाई गई। फिर ये सज़ाएं हमने देखा कि आला अदालतों के सामने टिक नहीं पाई, तो अब इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल करने की बाज़गश सुनाई दे रही है। 9 मई के वाक़यात को लेकर इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल के खदशात तो पहले से मौजूद थे, लेकिन जब से साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई है, तब से ये कहा जा रहा है कि अब तो इमरान खान के खिलाफ भी घेरा तंग होगा। जहां ये सवाल है कि क्या इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल शुरू हो सकता है या नहीं, वहाँ ये सवाल भी है कि इमरान खान को अस्करी तहवील में देने का फ़ैसला ये करना किसने है। क्या वफाकी हुकूमत ये फ़ैसला करेगी या फिर ये भारी भरकम ढोल जो है ये पंजाब हुकूमत के गले में डाला जाएगा। यही सवाल कल जब वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के सामने रखा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मांगा गया तो फैसला पंजाब हुकूमत करेगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब तो ऐसा नहीं समझते। उनका ये मानना है कि ये फैसला पंजाब हुकूमत नहीं करेगी। दूसरी तरफ PTI तैयार है कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कहीं से भी होता है तो उसे तो चैलेंज किया जाएगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये मानना है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। एक तरफ ये मिलिट्री ट्रायल की कहानी है तो दूसरी तरफ इमरान खान पुरएतमाद हैं, बल्कि पुरुमीद हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के जाते ही 4 हल्के खुल जाएंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। ये बात उन्होंने जेल में कल सहाफ़ियों से बात करते हुए कही। उन्होंने ये कह दिया कि अगर उनका प्लान B बन गया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी मिसिंग पर्सन में शामिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन, लंदन प्लान का भी हमने एक तरफ सुना था, तो ये प्लान B क्या है। लंदन प्लान से अब याद आया कि मियाँ साहब का एक और लंदन प्लान सामने आ रहा है, इवन डिस्कस हो रहा है कि वो आइंदा 2 हफ्तों में 3 हफ्तों के लिए शायद लंदन जा रहे हैं। अगरचे ख़ानदानी जो ज़राए हैं अब वो इस बात की तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन नाक़दीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मियाँ साहब का लंदन जाना इतना आसान नहीं, बल्कि पहले इजाज़त होगी, गारंटीज़ होंगी, फिर टिकट कटेगी। कोई इनकी खामोशी को कह रहा है, इनकी नाराज़गी कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि शायद वाकई उन्हें ज़रूरत है अपने इलाज के लिए बाहर जाने की। लेकिन क्या मियाँ साहब वापस चले गए तो वहाँ जाकर क्या राज़ो न्याज की बातें होंगी, बहुत कुछ खुलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत एक आइनी पैकेज तैयार कर रही है। चीफ जस्टिस को तौसीह देने की चमगोइयाँ भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, ऐसे सिनेरियो में जब मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके जाने की बातें हो रही हैं और इमरान खान जो है वो बड़े पुरएतमाद हैं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, 4 हल्के खुलेंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। ऐसे सिनेरियो में जब हम सुनते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे तो आपको लगता है कि बड़ी गैर मामूली सी बात है, या बाहर जाना आपको लगता है किसी प्लान का हिस्सा नहीं है, वो वाकई शायद किसी इलाज के लिए जा रहे हैं? ख्याल है नवाज शरीफ का लंदन जाने का कोई हैरानकुन बात होगी या उसका कोई माने निकाला जाए। हुकूमत उनकी है, उनका भाई वजीर आज़म है, बेटी वजीर आला है, एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, तो यहाँ भी कोई उन पर पाबंदी नहीं है। केसेस ख़त्म हो चुके हैं, कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो वो लंदन सारे तो प्लेयर्स जो मेजर प्लेयर्स हैं वो यहाँ हैं। वो लंदन प्लान जब भी होता है ना शातिया पिछले 20, 30, 40 साल में, वो उनका गठजोड़ होता है जो कि ऑपोजिशन की जमातें होती हैं। हाँ। ताकि उनको एक माहौल मिलता है और वो जो आपने कहा ना राज़ो न्याज की बातें वहां बैठ के कर सकते हैं। कोई इतना उनके ऊपर कवरेज नहीं होता, पता तो चल जाता है कौन कौन आया है क्या क्या है। हाँ। बट वो माहौल तो नहीं होता कि पाकिस्तान में रह के आप कोई मीटिंग्स कर रहे हैं और मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो जाहिर है बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं। सो आई डोंट थिंक सो। एक तो उनकी रेलेवेंस उस हवाले से है ही नहीं। अच्छा। देखें, इट इज ऑल अबाउट इमरान खान। इस वक्त रेलेवेंट सिर्फ इमरान खान है और कोई भी नहीं है। चीफ जस्टिस के हवाले से भी जब बात होती है कि चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, या आईनी जो आपने कहा वो जो अमेंडमेंट्स हैं, वो अगर आने की बात होती है तो सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो उस हवाले से देखी जाती है कि उसका इमरान खान पर पॉजिटिव या नेगेटिव क्या असर पड़ेगा।
और पीटीआई पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ेगा और क्या वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जब ये रूमर्स भी आते हैं कि जी काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की बात होती है तो वो इस वजह से परेशान कुन होती है कि ये वही काजी फायज ईसा हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुआ था, यानी कि बल्ले का जो निशान लिया गया था और जिसकी वजह से फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। और जो खुद उन्होंने बाद में जाके कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की थी, तो गलत की थी, तो ही शुड हैव सेड कि जी दैट मींस के ये इलेक्शन तो उसकी कोई हैसियत बची नहीं है। जब इलेक्शन कमीशन जिसने कंडक्ट करना था और जिसने लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को गलत तरीके से डील किया, सो मेरा ख्याल है तो मतलब सारी चीजें जुड़ी तो इमरान खान से हुई है ना, चाहे वो जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 22 करने का मामला हो या चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला हो, सारा कुछ घूमता है 22 जुलाई के फैसले को लेकर। ये सारा मामला है मखसूस नशिस्तों का और सारे मामला जुड़े इमरान खान से। एब्सोल्युटली देखे ना, अगर इमरान खान वो जेल से बाहर थे तो तमाम जो डिस्कशन, पॉलिटिकल डिबेट्स, टॉक शोज वो इमरान खान के बारे में होते थे। अब वो जेल में नजर भी नहीं आते हैं और वो जब जाते हैं और जो भी जो मीडिया के वहां लोग होते हैं उसी दिन रात को वो तमाम चैनल्स वाले, चाहे जियो हो, ARY हो, आपके चैनल हो, कोई भी नुमाइंदे होते हैं तो वो पूछा जाता है कि जी इमरान खान ने क्या कहा था और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है तमाम चीजों की। जनरल फैज हमीद का अरेस्ट का भी लिंक जोड़ा गया इमरान खान के साथ और उसी हवाले से कि जनरल फैज का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो जी मिलिट्री ट्रायल इमरान खान का भी होगा। तो खुद ब खुद तमाम लोग, तमाम हुकूमती लोग जो हैं वो भी उससे जोड़ते हैं कि तमाम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं या आने वाले दिनों में या जुडिशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या जो भी है या पार्लियामेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान से जुड़ा हुआ है, तो ही इज द रेलेवेंट पर्सन, बाकी कोई। लेकिन ये भी इमरान खान जो तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए दुरुस्त नहीं है कि आप किसी पर तकिया कर बैठ जाएं कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ही 4 हल्के खुलेंगे, तो ही हमें इंसाफ मिलेगा, तो ये उनके आते ही जो है ये हुकूमत गिर जाएगी, हो सकता है शहबाज शरीफ मिसिंग पर्सन में शामिल हो जाए। तो ये एक दुनिया को भी जो मैसेज जा रहा है, इवन के हमारे यहाँ भी, आप पूरे मुल्क में देख लें, एक परेशानी की आलम है ना कि आप जजेस का नाम लेते हैं तो आपको पता चल जाता है अच्छा ये फलां पार्टी से जुड़ा फैसला तो इसी के हक में आएगा। तो ये भी तो कोई अच्छा तासुर नहीं है ना कि काजी फायज ईसा जाएंगे और दूसरे आएंगे तो खान के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरा ख्याल है अगर मैं मैसेज दूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि काजी फायज ईसा जाएंगे तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएंगे, क्योंकि काजी फायज ईसा की वजह से हालात डिफिकल्ट जरूर हैं। देखिए इस वक्त जो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी वजह से, उनके दबाव की वजह से, उनके फैसलों की वजह से अभी फरवरी में इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में इलेक्शन हुआ था। अब हम सितंबर में जा रहे हैं, तकरीबन 7 महीने हो जाएंगे और बिल्कुल क्लियर कट केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान पता नहीं कौन से 4 हल्कों की बात कर रहे हैं, बट अगर आप एग्जांपल के तौर पर 3 हल्के लें इस्लामाबाद के और उसके बारे में 2-3 दफा फैसला बिल्कुल फाइनल स्टेज पर आ गया और जज साहब फैसला सुनाने वाले थे और फिर उनको रोक दिया गया, स्टे हो गया। तो ये तो मैं भी होप करता हूं इंसाफ की खातिर, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई उसमें विनर डिक्लेयर हो या पीएमएलएन विनर या पीपीपी हो। बात ये है कि अगर किसी का ग्रीवेंस है एंड ऑन द फेस ऑफ इट वो बड़ा सिंपल सा और इम्पोर्टेंट ग्रीवेंस है कि फॉर्म 45 का जो टोटल है वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हाँ। अब अगर जिस मुल्क में 7 महीने में ये नहीं हो सकता, ये इतनी सी चीज नहीं हो सकती एक हल्के में, एक हल्के की कि जी ये देखें हमने सारा टोटल कर लिया, हमने वेबसाइट पर जो फॉर्म 45 चढ़ाए थे उसी के हिसाब से ये फॉर्म 47 है, कोई रद्दोबदल नहीं किया गया, कोई कुछ चेंजेस नहीं किए गए। तो आप खुद बताए ना, जिस मुल्क में अगर ये नहीं होता तो फिर लोग आगे देखेंगे ना कि नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमें उनसे इंसाफ की उम्मीद होगी कि कम से कम वो ये नहीं कि टिल्ट करें पीटीआई की तरफ या पीएमएलएन के अगेंस्ट जाएं, बट ये तो कह सकते हैं कि ट्राइब्यूनल अपना अपना काम करें और जल्द से जल्द उसके नतीजे आने चाहिए। इस वक्त देखे ना मखसूस नशिस्तों का जो केस है शाजिया, अगर आप उसको लेके चलें तो बिल्कुल क्लियर कट टाइमलाइन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। अब उसको 2 महीने हो चुके हैं और अभी तक फैसला उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। केपी की जो असेंबली है वो अभी तक उधर सेनेट के इलेक्शंस नहीं हुए हैं। मतलब
बिल्कुल सही। लेकिन अगर जुडिशल पैकेज आ गया है जिसकी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं और कह रहे हैं कि अचानक ही आएगा और जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और ये जो है ना हुकूमत का जो एक प्लान है वो कामयाब हो जाएगा, फिर आप हालात को कैसे देखते हैं? फिर मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी धरे का धरा रह जाएगा, जजेस की तादाद भी बढ़ जाएगी, फिर 12 जुलाई का जो फैसला है फिर वो तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। देखे ना, उसका जो 12 जुलाई का फैसला आने के बाद वो तो पार्लियामेंट ने एक कानून साजी की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 दिन के अंदर या जो भी वो जो उन्होंने फैसला सुनाया। अब उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को नहीं मिल सकती हैं। हाँ। उस पार्लियामेंट के फैसले के बाद, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया था। इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ही नहीं कर सकती। अगर आप जाके बाद में एक कानून पास करते हैं कि मुझे पहले पकड़ लिया जाए कि मैं रेड लाइट क्रॉस करते हुए मुझे पकड़ लिया था और उसके बाद कानून बनाया जाए कि रेड लाइट पर जाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो कैसे मुल्क चल सकता है? मतलब आप रेट्रोएक्टिव तो नहीं फैसले करते हैं। गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं ना। किसी कल को पीटीआई को कोई फैसले अच्छे नहीं लगेंगे, इनकी हुकूमत होगी, वो आके कानून साजी कर लेंगे, तो अदालतों की जो एक रिट है वो उसको कौन मानेगा? जी जी, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि कई चीजें जो है जो हुकूमत को समझना चाहिए। हो सकता है कि वो वक्त की जरूरत हो, यानी कि कोई भी नहीं डिसएग्री कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उसकी तादाद बढ़नी चाहिए। इसलिए बढ़नी चाहिए कि वहां इतने हजारों लाखों पेंडिंग केसेस हैं, इस वजह से लोग समझते हैं। लेकिन हर शख्स उसको शक की निगाह से देखता है कि ये टाइमिंग पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। टाइमिंग आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल बिल्कुल। टाइमिंग इज ऑफ एसेंस कि अगर आप उसको इस वक्त में ऐसी कानून साजी करेंगे तो लोग को तो उसको शक की निगाह से देखेंगे कि जी आप अपने एजेंडे को, अपनी जो पावर है उसको तूल देने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और क्योंकि आपके पास अभी मेजॉरिटी है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में और आप अपनी मर्जी के जजेस को ला के बिठा देंगे और वो जो बैलेंस है वो टिल्ट हो जाएगा दूसरी तरफ और जाहिर है फिर सारे लोग देखते रहेंगे। अच्छा, ये मौलाना साहब का एकदम बदलना और मौलाना साहब अब मुलाकातें भी हो रही हैं। पिछले हफ्ते जरदारी साहब चल के गए, कल उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, तो ये आपको क्या लग रहा है कि पहले तो कहा जा रहा था कि अगर वो भी ऑपोजिशन अलायंस में मिलकर एहतजाज करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा हुकूमत के ऊपर ज़ाहिर है इस एहतजाज का, लेकिन मौलाना साहब अगर मान जाते हैं और एहतजाज के लिए नहीं निकलते हैं तो क्या ये मैसेज होगा? ये हुकूमत चलेगी? आई थिंक देखिए, मौलाना साहब की जो एक इलेक्टोरल स्ट्रेंथ उनकी बिल्कुल भी नहीं है। जो हमें पता है पिछले 4-5 इलेक्शंस में अगर देखें वही 4-5 सीटें होती हैं जो उनको मिलती हैं। और ख़ास तौर पर जब से पीटीआई ने परफॉर्म करना शुरू किया केपी में, जहां उनका जो मेन गढ़ था जेयूआईएफ का, तो उस वक्त से जेयूआईएफ बिल्कुल ही एक मतलब फ्रॉम द इलेक्टोरल स्टैंड पॉइंट उनकी कोई ताकत नहीं है। लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर को कोई नहीं डिनाई कर सकता, क्योंकि हाँ। वो स्ट्रीट में अगर मुजाहरा करना चाहते हैं, 2019 में जैसे उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो उस वक्त के आर्मी चीफ वगैरह की इंटरवेंशन से वो खत्म हुआ था। कोई स्ट्रीट पावर तो कोई भी उनको डिनाई नहीं करता। सो अगर जो भी ऑपोजिशन जमातें होती हैं, जैसे इस वक्त पीटीआई है, वो अगर कुछ हासिल करना चाहती है स्ट्रीट्स के थ्रू, तो दे नीड द सपोर्ट ऑफ मौलाना फजलुर रहमान एंड हिज पार्टी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब मौलाना को ये बात पता है, सो मौलाना जाहिर सी बात है फ्री में तो नहीं जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब जाहिर है सबको पता है उनकी इंपॉर्टेंस फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट, इसलिए उनके पास जरदारी साहब भी गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी गए हैं और पीटीआई वालों के साथ भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब वो क्या फाइनल खिचड़ी बनती है और क्या मौलाना साहब फैसला करते हैं, बिकॉज मौलाना साहब को सिर्फ शॉर्ट टर्म तो नहीं देखना ना, उनको लॉन्ग टर्म भी देखते हैं। उनका सबसे जो मुखालिफ पॉलिटिकल मुखालिफ है वो पीटीआई है, बिकॉज पीटीआई केपी में बहुत स्ट्रांग है। सो अगर वो उनके साथ मिल जाए तो उनकी और हैसियत कम हो जाती है। स्ट्रीट पावर के थ्रू वो शायद इस हुकूमत को डिस्ट्रॉय कर दें, बट व्हाट विल गेट इन द एंड कि पीटीआई को जो जलसे करने हैं, बड़े जलसे करना चाह रही है, अपनी पावर शो करना चाह रही है, हम तो ये सोच रहे हैं और ये बात भी होती है कि 8 फरवरी के बाद पीटीआई को और क्या दिखाने की जरूरत है। 8 फरवरी को जो अवाम ने अपना एक फैसला दे दिया, ऑल्दो रिजल्ट अगले दिन बहुत उल्टे सबके सामने आए, लेकिन उसके बाद भी पीटीआई बड़े बड़े जलसे करके क्या इम्पैक्ट छोड़ सकती है? आप मुझे ये बताएं, 8 फरवरी के बाद कुछ बाकी रह जाता है कि पीटीआई कुछ और अपनी पावर शो करे?
नहीं, बहुत ज़रूरी है। देखें ना, अब या तो फिर आप रिज़ाइन कर दें इस फैक्ट से कि जी 8 फरवरी को हम जीते थे लेकिन रिजल्ट तो कुछ और आए, हुकूमत तो किसी और की बनी है। सो क्या एक फैसला ये है कि जी आपने चूंकि अपनी ताकत दिखा दी है 8 फरवरी को, अब 5 साल तक आप चुप करके बैठे और इस हुकूमत को कंसोलिडेट होने दें। और हु नोज कि ये PMLN का रिवाइवल इससे हो कि द लॉन्गर दे स्टे इन पावर द मोर रेलिवेंट दे बिकम। और ये होता भी है, मतलब कोई जरूरी नहीं होता कि 8 फरवरी को जो हुआ था वो अब सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। और PTI के कारकुनान जो हैं, सपोर्टर्स लाखों करोड़ों जो हैं, वो मायूस होकर फिर घर बैठ जाए, वो जोश और जज्बा नहीं होगा तो फिर PTI का क्या बनेगा। सो आई थिंक उनको तो हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बड़ा जलसा कर भी लेते हैं, कोई 4 लाख लोग चले मिसाल ले आते हैं, हुकूमत पर क्या इम्पैक्ट होएगा इसका? हुकूमत को ऐसा तो मैं PDM के वक्त में मैं उस वक्त की अपोजिशन जमात के साथ था और मरियम के साथ हम बड़े बड़े जलसे करते थे, तो वो जलसों का इम्पैक्ट तो आपकी बात सही है, वो सिर्फ ये होता है कि अगर प्रोवोक ना किया जाए, अगर कोई हुकूमत पुलिस वगैरह के साथ कोई लड़ाई वड़ाई ना होए तो हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं होता। ये तो मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो 4 लाख का भी कर लेंगे, लेकिन वो एक मुजाहरा होता है, एक एनर्जी रहती है। और PTI का जो सपोर्टर होता है कि वो कहते हैं कि अगर हम ये कर सकते हैं, एक इतना बड़ा जलसा कर सकते हैं, तो फिर दूसरा जलसा भी कर सकते हैं, एंड फिर हु नोज उसके बाद की स्ट्रेटजी क्या हो, हम वहां धरना कर दें जाके इस्लामाबाद में सोन। सो करना तो जरूरी है। जुबैर साहब, आखिरी सवाल, मिलिट्री ट्रायल बकौल अगर आजम नजीर तारड़ के अगर मांगा गया तो पंजाब हुकूमत ने फैसला करना है, अगर तो मरियम नवाज साहिबा के रहमो करम पर इमरान खान को छोड़ दिया गया तो फिर क्या मिलिट्री ट्रायल पक्का समझे? पक्का समझे, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आई थिंक बेटर सेंस विल प्रिवेल। अगर मिलिट्री ट्रायल होगा तो पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत जुडिशल कोई रिस्पेक्ट है वो भी बिल्कुल जीरो से भी माइनस हो जाएगी। बिकॉज जब मिलिट्री ट्रायल का तो मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या था। मिलिट्री ट्रायल का तो मतलब ये होता है कि ओपन तो नहीं होती, पब्लिक के लिए तो नहीं होती, आर्गुमेंट्स तो नहीं पता चलते आपको क्या है। तो उनको अगर सजा हो जाती है, सपोज करें कि 15 साल या 10 साल या 20 साल या जो भी है, तो आप खुद सोचें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर क्या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा। और पाकिस्तान कैन नॉट रिमेन एन आइसोलेटेड कंट्री फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि पाकिस्तान बदनाम ही होता चला जाए। पाकिस्तान हैज टू कम आउट ऑफ दिस आइसोलेशन, अभी भी आइसोलेशन में है, बिकॉज पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उसके लिए पाकिस्तान को उन सब ममालिक की, चाहे वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हो जहां से सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा, US हो या बाकी कंट्रीज हो, सब तरफ से, इवन चीन की तरफ से रिएक्शन आएगा कि जी आप इस किस्म का ट्रायल ना करें इमरान खान का। सो मेरा ख्याल है कोई सेंस प्रिवेल करेगा। और वो सेंस का मैं ये शाजिया ये कह दूं कि आजम तारड़ साहब या उस लेवल के जो लोग हैं उनको क्लियर कट कह देना चाहिए कि नहीं, उनका कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। किस सिलसिले में मिलिट्री ट्रायल होगा? सो कई चीजों की पोजीशन को क्लियर करें ताकि लोगों को, दुनिया को नजर आए कि आप एक सही जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू इमरान खान को ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के वाक़यात नए हैं, ना ही इन वाक़यात को रोकने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के बुलंदोबांग दावे नए हैं। लेकिन सवाल ये है कि बलूचिस्तान में इस दहशतगर्दी का हल है क्या? अगर वाकई कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द बकौल वज़ीर दाखिला एक SHO की मार है, तो फिर रियासत पिछले कई सालों से उस SHO को तैनात क्यों नहीं कर पा रही है, या अभी इसका भर्ती होना बाकी है? BLA ने नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी पर 26 अगस्त की रात जैसे 10 अजला में हमले किए और इन कार्रवाइयों को ऑपरेशन हेरोफ का नाम दिया, तो ये रियासती SHO उस वक्त कहाँ सोया हुआ था? BLA ने एक बार फिर दहशतगर्दी की कार्रवाई में खातून को इस्तेमाल किया। बेला PFC कैंप पर जो खुदकुश हमला हुआ, जो गाड़ी टकराई, उसे एक पढ़ी लिखी लड़की माहल बलोच चला रही थी। माहल बलोच कलदम BLA की तीसरी खातून थी जिसने खुदकुश हमला किया। इससे पहले अप्रैल 2022 में शारी बलोच ने कराची में, जबकि 2023 में तुरबत में
समिया कलंदरानी बलोच को खुदकुश हमले में इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में बलोची ख़वातीन का इस्तेमाल भी अब हम देख रहे हैं कि रियासत के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। नाजरीन, मैं जनरल मुशर्रफ के 2006 में बलूचिस्तान में किए गए ऑपरेशन पर आज भी पाकिस्तानियों की राय तकसीम है कि उस वक्त ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त था या नहीं। लेकिन आज मासूम पाकिस्तानियों की लाशें देखी जाएं तो जनरल मुशर्रफ की एक वीडियो याद आती है जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि वो ऑपरेशन ठीक था, अगर कोई दोबारा भी ऐसा करेगा तो यही होगा। पाकिस्तान में नाजरीन, बलोचों के हुकूक पर पाकिस्तानियों की राय तकसीम हो सकती है लेकिन लाशों पर नहीं। बलूचिस्तान में सियासी सरदारों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है लेकिन BLA के दहशतगर्दों के लिए नहीं। बलूचिस्तान में हुकूक की जंग को बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन ताकत से अलहदगी की जंग बर्दाश्त नहीं। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस की बाजियाबी के लिए काम करने वाली मारंग बलोच जैसी खवातीन को सपोर्ट तो किया जा सकता है मगर खुदकुश बम्बार माहल बलोच को हरगिज सपोर्ट नहीं किया जा सकता। बलूचिस्तान से उठने वाली लापता अफराद की रोदात तो सुनी जा सकती है लेकिन शनाख्ती कार्ड देखकर दूसरे सूबे के पाकिस्तानियों के कत्ल का दर्द नहीं सुना जाता। बलूचिस्तान में नाराज बलोचों के गिले शिकवे तो एड्रेस किए जा सकते हैं लेकिन इन शिकवों की आड़ में भारतीय जबान बोलना जाहिर है ये तो नामुनासिब है, ये भी बर्दाश्त के काबिल नहीं। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में मिलिट्री और सियासी क़यादत ने यह अज़म दोहराया कि वो बलूचिस्तान में अमन लाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि ये मुमकिन कैसे होगा। बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फंडिंग किसी से ढकी छुपी नहीं है। सवाल ये भी है कि एक मकार दुश्मन को शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान को किस स्ट्रैटेजी से अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सूबाई वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाजी हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है क्योंकि आज भी इसको एक तरफ भारतीय दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, भारत का मुलविस होना बताया जा रहा है। कोई कहता है CPAC को सबोटाज करने की कोशिश है, कोई कहता है कि दहशतगर्दी है, तो कोई कहता है ये नाराज़ बलोच हैं। तो ये तो डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि नाराज़ बलोचों को तो मनाया जा सकता है लेकिन दहशतगर्दों से कैसे बात करें? जो लोगों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देखकर मारे, उनसे बात कैसे करें? तो ये कब डिफ्रेंशिएट होगा? जब ऐसे वाकयात होते हैं, हम हमेशा ऐसी डिबेट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी खुलकर सामने नहीं आती। शादिया देखें, बड़ी क्लियर है और इस पे रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर। जो रियासत पाकिस्तानियों, आई वुड नॉट से कि बलोच, पंजाबी, सिंधी, पठान, नो, पाकिस्तानी जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बंदूक उठाता है, मासूम लोगों को मारता और शहीद करता है और उसके बाद दहशतगर्दी करता है, पाकिस्तान के आइन कानून को नहीं मानता, नो, ही इज अ टेररिस्ट। हमारे जो नाराज भाई हैं जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल जायज़ होने चाहिए। हर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं और वो नाराज़गी का इज़हार करते हैं लेकिन कोई वायलेंस नहीं करते हैं, अपने किसी पाकिस्तानी को मारते नहीं हैं या बंदूक नहीं उठाते अपनी सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ। उनके साथ हम हर वक्त करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी ज़रूर करने चाहिए। यहाँ तक कि उनके जब भी कोई डिसीजन लेने हो, इस्लामाबाद से चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या फेडरल मिनिस्टर, एवरीबॉडी शुड गो टू बलूचिस्तान, वहाँ की हुकूमत से मिलें, अपनी नेशनल पार्टीज के लीडर से मिलें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कोई जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है या हमारे दुश्मन के साथ मिलता है या उसके साथ मिल के अपने पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाता है या रियासत के खिलाफ खड़ा होता है या आइन कानून के खिलाफ करता है, कोई माफ़ी नहीं है। और इसलिए मैं ये जो अब बात कर रहे हैं मारंग बलोच की, देखें अफसोस की बात है कि मारंग बलोच को मिसिंग पर्सन की तो हर वक्त ख्याल रहती है। वो मिसिंग पर्सन जो ईरान में ड्रोन पाकिस्तान मारता है तो वहां पर जो मारे जाते हैं वो टेररिस्ट, वो मिसिंग पर्सन होते हैं। अगर गवादर पोर्ट अथॉरिटी में 2 नौजवान मारे जाते हैं और फिर पता चले उनकी बहन क्लेम करती है कि जी हमारे मिसिंग पर्सन है, जा अभी आपके सामने ये जो वाकया हुआ है, आप इसको इस एंगल से भी देखते हैं कि जो नाराज हैं वो फिर अस्करियत पसंदी की तरफ माइल होते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, उनके हुकूक पर कोई बात नहीं करता है। क्या आप इसको इस एंगल से भी देखते हैं? नहीं शादिया, देखें ये वो लोग हैं
जो BLA और BLF में या BNA में एनरोल हुए हैं एज टेररिस्ट, ये उनके साथ मिले हुए हैं। ये और शो ये करते हैं कि ये मिसिंग पर्सन है, और इनके पेरेंट्स को भी पता है कि ये मिसिंग पर्सन है। हर दफा जब पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं, उनमें ये ज्यादातर निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग सारे की मर्जी से, हॉस्टाइल एजेंसी से मिलके, रॉक के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके, BLA BLF का मिलके, उनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है। वहां से जब पाकिस्तान आते हैं फिर अक्सर ही मारे जाते हैं, फिर वो बच्चे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए हमारे कोर्ट्स को और हमारी आवाम को बड़ी क्लियर पता होना चाहिए कि ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये टेररिस्ट हैं जो मारे जाते हैं। और कोर्ट्स को भी इस मामले में समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली फैसला करना चाहिए। मारूम बलोच जैसी खवातीन को जो दुश्मन के साथ मिली हुई हैं और बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं। अब देखें ना, पढ़े लिखे नौजवानों का, लड़कियों का इस तरफ माइल होना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रियासत के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। ये बलोचियों के लिए बहुत बड़ी इज्जत है खवातीन की, मुझे पता है। हमारे पश्तून भाई, इनके लिए आप सोचें कि ये कितना घिनौना खेल खेला जा रहा है कि वो अब लड़के इनको ज्यादा मिल नहीं रहे हैं, उनको समझ आ गई है, वो मेन धारे में आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके सामने जब सर ये जो एक दो लोग पकड़े गए और उन्होंने कहा जी हमने बड़ी गलती की, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, हम आज अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारे बच्चों को तालीम होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में तालीम होनी चाहिए। फौज क्या कुछ कर रही है। इशू ये है कि ये वर्गलाया जा रहा है। बलूचिस्तान में अमन क्यों नहीं होने दिया जाता, इंडिया को क्यों खलता है? इसलिए कि देखें, यहाँ अगर बलूचिस्तान में अमन हो जाएगा, अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो बलूचिस्तान में अमन होगा, बलूचिस्तान में अमन होगा तो CPAC बन जाएगा, CPAC बनेगा तो ग्वादर पेट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इससे हमारे लिए दुनिया की राहें, सेंट्रल एशिया, चाइना, ईरान, रशिया के रास्ते खुल जाएंगे। मिडिल ईस्ट के लिए और अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा पाकिस्तान इकोनॉमिक जम मिलेगा। पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करके अपने फैसले अपने मुल्क के मुतक़े मफाद में करेगा। ये IMF, वर्ल्ड बैंक और ये इंडियन जैसे दुश्मनों को नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन जो हमला हुआ 26 अगस्त की रात को नवाब अकबर बुगटी की बरसी वाले दिन जो दहशतगर्दों ने हमला किया, तो ये तो ताने बाने तो फिर सारे वहीं से मिलते हैं ना, उन्हीं लोगों ने किया जो नवाब अकबर बुगटी के ऑपरेशन के खिलाफ थे। ये तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। अभी मैंने जनरल मुशर्रफ की वो जो उन्होंने उस वक्त बातें की थी, वो कहते हैं बिल्कुल वो गलती नहीं थी। अगर मुस्तकबिल में भी ऐसा हुआ तो ऐसे और ऑपरेशन करने पड़े तो हम इनको कुछ लेंगे। तो हल फिर ये कोई नाराज तो नहीं है, तो फिर दहशतगर्द ही है ना शादी है, ये सब दहशतगर्द। मैंने यही कहा, दहशतगर्दों से जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पाकिस्तानी को शहीद करते हैं, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ बात करते हैं, दुश्मन के एजेंट्स यूनिट या रॉक के साथ मिलके उनसे पैसा लेके अपने मुल्क को नुकसान चाहते, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये मोहब्बत वतन नहीं है, ये तो आपको बात किससे करनी है? नाराज बलोचों से बात करनी है? देखिए, हमारे ये तो 0.5% भी नहीं है। बाकी जो आपकी नेशनलिस्ट पार्टी हैं, डॉक्टर मालिक जैसे लोग हैं और जितनी पार्टियां हैं, सरदार अख्तर मेंगल को बुलाया गया कल, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, वो तो नहीं गए एपेक्स के मीटिंग में। देखिए, यही अफसोस है ना, यही तो अफसोस है कि आप बैठेंगे नहीं तो कैसे मुलाकात। जब आपके प्राइम मिनिस्टर चल के गया है, इंटीरियर मिनिस्टर गया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हैं, इट वाज अ डिसीजन मेकिंग फोरम। आपको यहाँ जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता लीजिए। बच्चों की तरह नाराज की बात नहीं होती है, ये मुल्क की सलामती बका की बात है। इसलिए सबको वहां जाना चाहिए था, बैठ के 10 अपने गिले शिकवे करें, 20 तहफ़्फ़ुज़ात दें, बट प्लीज टेल पीपल कि आप क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बलूचिस्तान में तरक्की ना हो, बलूचिस्तान के अवाम को हेल्थ ना मिले, हॉस्पिटल ना हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना हो, इंडस्ट्री ना लगे, लोगों को रोजगार ना मिले। क्या आप ये चाहते हैं कि वो इसी तरह बैठे रहें? दे वांट टू कम टू द मेन स्ट्रीम। जितने बाहर से जो लोग आना चाहते हैं, जो आइन कानून को मानते हो, पाकिस्तान उनकी माँ है, हमारी रियासत उनकी माँ है। माँ कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, याद रखें। ये मेरा बिलीफ है। दिस व्हाट वी शुड थिंकिंग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सूबाई वजीर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। शुगर मिल्स मालिकान ने क्रशिंग सीजन के आगाज़ पर ही गन्ने की क्रशिंग रोक दी है। मिल्स मालिकान ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके पास पहले ही लगभग 15 लाख टन
चीनी मुल्क की ज़रूरत से ज़ायद गोदामों में पड़ी हुई है। जब तक इस चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती तब तक क्रशिंग शुरू नहीं करेंगे। हुकूमत ने तकरीबन 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन शुगर मिल मालिकान का ये मुतालबा है कि जब तक 12.5 लाख टन फाजिल चीनी उनके गोदामों में पड़ी है तब तक शुगर मिलें नहीं चलाएंगे, क्रशिंग नहीं करेंगे। गन्ने की क्रशिंग वक्त पर ना होने से जाहिर है खेतों में जो अगली फसल यानी गंदम की बवाई ये लेट हो जाएगी, जिससे गंदम की पैदावार में भी वाज़ेह कमी हो जाएगी। यानी ये वो वक्त होता है जब हुकूमती फैसले डायरेक्ट किसान के लिए नफ़ा या नुकसान की वजह बनते हैं। नाजरीन, पाकिस्तानी सालाना लगभग 70 लाख टन चीनी खाते हैं। पिछले साल भी शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से ऐसा ही दावा किया गया था कि उनके पास 10 लाख टन चीनी इजाफी पड़ी है। जैसे ही एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली और अगस्त में चीनी की शॉर्टेज पैदा होने से चीनी बाहर से मंगवाने की फिर इजाज़त भी देना पड़ी। इस बार एक बार फिर से मिल्स एसोसिएशन ये दावा कर रही है कि उनके पास इजाफी चीनी है जिसे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए ताकि गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगियाँ की जाएँ और अगली फसल की क्रशिंग शुरू की जा सके। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत के पास चीनी की दस्तयाबी और पैदावार के मुस्तनद अदादो शुमार जमा करने का कोई तरीक़ेकार मौजूद है भी या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि चीनी की बरामद का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की काबीना की एक कमेटी करती है जिसे ECC या इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कहते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की वजारत ECC को ये बताती है कि मुल्क में चीनी का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है, कितनी ज़रूरत है और कितनी चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है, जिसके बाद फिर ये कमेटी चीनी की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का फ़ैसला करती है। तो क्या ये मुश्किल अमर है कि चीनी की दुरुस्त मिकदार का तयन किया जाए और इजाफी चीनी को एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला में इजाफा किया जाए? लेकिन अब हर साल चीनी की क्रशिंग लेट होने के खदशात पैदा होते हैं, ऐसा हर बार क्यों होता है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं शुगर मिल्स एसोसिएशन के मोहम्मद रफ़ीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक साहब आपका। रफ़ीक साहब, जो मसाइल मैंने बताए ये कोई नए नहीं है, पिछले साल भी ऐसे ही शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ये कहा और अपनी बात मनवाई कि चीनी की जो है वो वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है, लिहाजा उन्हें एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। जब एक्सपोर्ट की इजाज़त मिलती है 4 महीनों बाद पता चलता है कि चीनी जो है वो अब तो शॉर्टेज पैदा हो गई है, फिर ज़ाहिर है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो ऐसे डॉलर्स का क्या फ़ायदा? पहले डॉलर आ जाते हैं फिर दूसरे हाथों से डॉलर्स चले जाते हैं, लेकिन नुकसान तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है आवाम का होता है। जब महंगी चीनी इंपोर्ट करेंगे आवाम को तो महंगी लेके ही खानी पड़ेगी। तो ये क्यों सही तादाद का, मिकदार का अंदाज़ा हर साल नहीं हो पाता? जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस सिलसिले में मैं ये आपको बताऊंगा जी कि डेटा जो है जब से FBR ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया है पिछले 3 साल से, तो डेटा तो बड़ा एक्यूरेट अवेलेबल है गवर्नमेंट को ना, और डेटा को तो कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये है कि बर वक्त फैसले नहीं करती, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को जो स्टॉक सरप्लस होते हैं उसकी कैरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको पता है बैंकों का रेट जो है 21-22% है और हर महीने 2 से 3 रुपए पर केजी ना उनको अपने उसके ऊपर कॉस्ट देनी पड़ती है, कैरिंग कॉस्ट। अब आपको एक एग्जांपल देते हैं जी कि मार्च में शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग थी, तो उसमें हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि इस वक्त $750 की मार्केट है, तो आप हमें 3 लाख टन की इजाज़त दे दें ताकि हम हाई प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर ले। और आगे अगस्त में फॉरवर्ड बुकिंग $100-150 कम पे अवेलेबल थी, और हमने उनको कहा कि हम आपको अंडरटेक करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई कमी आती है अगर शुगर में, तो हम जो मिलें एक्सपोर्ट करेंगे वही आपको इंपोर्ट कर देंगे, लेकिन ये विंडो हमें अवेल करने दें $750 की। तो वो हमें उस वक्त इजाजत नहीं दी, और अब इस वक्त मार्केट $550 $510-20 पे आ गई है, 510, लेकिन आज की कोई 550 के करीब है। ये पिछले 2-3 510 पे थी, लेकिन 2-3 दिनों में ब्राजील में क्रॉप को आग लगी और उस वजह से ये जो इसकी ना प्राइसेस इंटरनेशनल बढ़ गई हैं। अब देखें $200 का हमने नुकसान किया। अगर हमें 3 लाख टन एक्सपोर्ट करने देते तो हम $60 मिलियन इनको मुनाफा उसमें एक्स्ट्रा पैसे कमा के दे देते। तो गवर्नमेंट जो है बर वक्त फैसले नहीं करती, जिसकी वजह से जब सीजन शुरू होता है
तो इतना बड़ा सरप्लस स्टॉक इंडस्ट्री के पास मौजूद होता है कि यही वो तो मैं बात कर रही हूँ। ये हर साल कहा जाता है कि सरप्लस स्टॉक होता है। आप अभी बात करें कि आदादोशुमार तो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जब आदादोशुमार एक्यूरेट होते हैं तो एक्सपोर्ट करने के 2-4 महीनों के बाद फिर इंपोर्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इंपोर्ट आप देखें जी, आप पिछले 10 साल का डेटा देखें कि लास्ट 10 ईयर्स में पाकिस्तान ने 4.6 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की है और हार्डली 5 से 6 लाख टन सिर्फ एक साल में, 10 सालों में से एक साल में सिर्फ इंपोर्ट किया। और पिछले 2 सालों में कोई इंपोर्ट पाकिस्तान में नहीं हुई। और आप ये देखें कि 2 साल पहले 21-22 में जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 9,90,000 टन हमने अगले सीजन में कैरी किया था। पिछले साल ये जो सीजन अभी पिछले खत्म हुआ है, पिछले साल, इसमें हमारे पास 7 लाख टन का सरप्लस था। अब ये जो अगला सीजन आ रहा है, इसके शुरू में को 12-12.5 लाख टन हमारे पास सरप्लस होगा। तो हमारे साल तो हाँ, हर साल हमारे पास पीछे जो कैरी ओवर होता है वो तकरीबन 1 मिलियन टन या 7 लाख या इस तरह तो हमारे पास होता है। तो कहाँ से इंपोर्ट कहाँ से होनी है? जो मुल्क में चीनी प्रोड्यूस होती है वही नहीं कंज्यूम होती और गवर्नमेंट उसको टाइमली एक्सपोर्ट नहीं करने देती। तो अभी आप लोगों को 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिली है। देखें जी, हमें कोई 2.5 लाख टन नहीं, इन्होंने हमें 13 जून को 1.5 लाख टन की इजाजत दी थी, जिसमें 9,000 टन केपीके का था, उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं होने दी। 45,000 टन सिंध का था, वो आजकल एक्सपोर्ट हो रहा है और 96,000 टन पंजाब का है। तो आप देखें कि 2-2.5 महीने पहले अप्रूवल दी है, 1.5 लाख टन थी, उसमें से हार्डली अभी तक 95,000 टन जो चीनी है ना वो एक्सपोर्ट हो सकी है। बाकी अभी पाइपलाइन में है और उसकी वजह ये है कि इन्होंने कंडीशन लगाई कि यदि आप एडवांस पेमेंट देंगे तो फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एलसी की इजाज़त नहीं दी, फिर उन्होंने 45 डेज दिए। उसके अंदर एफबीआर ने शुरू के 15 दिन सिर्फ एचएस कोड को एक्टिवेट करने के उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया। 15 दिन उन्होंने वो लिए, फायरिंग हो गई, उससे टाइम ज़ाया हो गया। फिर इतना स्लो प्रोसेस है बॉर्डर्स के ऊपर कि एक ट्रेलर को कई दिन लग जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में। तो 45 डेज में हार्डली मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन होगा कि जिसमें ये तो अब आप लोगों का मुकम्मल इत्तेफाक राय से फैसला है कि अगला क्रशिंग सीजन जो है वो तब तक शुरू नहीं होगा जब तक सूबाई जो शुगर इंडस्ट्री सूबाई और फेडरल की सतह पर मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट नहीं की जाती। अब आप लोगों का मुकम्मल इत्तेफाक राय है इस पे? ये जी देखें, हमें गवर्नमेंट कोई स्टेक होल्डर नहीं है इंडस्ट्री में, ना ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखते हैं। देखें ना, जो स्टॉक इन्होंने कैरी करने हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे पास रिजर्व्स होने हैं, गवर्नमेंट का तो 1 kg भी गवर्नमेंट परचेज नहीं करती। गवर्नमेंट स्वाय थानेदारी के कुछ नहीं करती। तो फेडरल गवर्नमेंट कोई ना अपने पास टीसीबी के जरिए रिजर्व भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं करती। तो लेकिन आप लोगों को ये भी तो ख्याल होना चाहिए, जब तक आप लोग ये क्रशिंग नहीं करेंगे अगली फसल जो है वो भी लेट हो जाएगी, गंदुम लेट हो जाएगी, उसमें भी नुकसान होगा। अब देखिए, हमारे पास जो चीनी पड़ी है 15 अगस्त को हमारे पास 27.5 लाख टन चीनी पड़ी है और ये 31 जनवरी तक जो है ना ये स्टॉक हमारे पास है। अब बताइए हम क्या करें? सीजन शुरू करके पहली हमारी चीनी बिक नहीं रही और सारी ये चीनी बैंकों के प्लेस्ड है, बिलियंस ऑफ रुपीस बैंकों के इंडस्ट्री ने देने हैं। सही। अगर मिले बैंकों के लोन सेटल नहीं करेंगे सीजन से पहले तो अगले सीजन के लिए लोन कहाँ से लेंगे, कैसे मिलने चलाएंगे? सही। बहुत शुक्रिया एग्जीक्यूटिव मेंबर मिल्स एसोसिएशन रफीक साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। हर साल की तरह शुगर मिलों का क्रशिंग शुरू ना करने का ऐलान गन्ने के काश्तकारों पर ज़ाहिर है ये बिजली बन कर एक गिरा ये फैसला। किसान ने ये फसल काट कर 15 नवंबर तक गंदम की फसल को काश्त करना है और अगर उसमें देर होती है तो ना सिर्फ पैदावार को नुकसान होगा बल्कि किसानों का भी अरबों रुपए का नुकसान होगा। शुगर मिलों में क्रशिंग शुरू ना होने की वजह यह है कि गोदामों में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पहले ही पड़ी है जिसे एक्सपोर्ट करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें फिर किसानों का क्या कसूर है? एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी हुकूमत ने है और चीनी एक्सपोर्ट मिल मालिकान ने करनी है। ऐसे में किसानों का क्या कसूर है?
नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के इदारे का ये काम है काबीना कमेटी को गोदामों में पड़ी चीनी का ठीक ठाक वजन बताए ताकि कमेटी फैसला करे कि चीनी को एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन कभी भी ये आदादोशुमार दुरुस्त साबित नहीं हुए, तो ऐसे में किसानों का क्या कसूर है? चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त में अक्सर चीनी की शॉर्टेज पैदा हो जाती है, यानी मुल्क में ज़रूरत की चीनी भी बाहर भेज दी जाती है और फिर ज़रूरत जब पड़ती है उसको पूरा करने के लिए वापस इम्पोर्ट करना पड़ती है। तो ऐसे में किसान का क्या कसूर है? गन्ने के काश्तकारों का बड़ा मसला ये भी है कि वो बराह रास्त मार्केट में अपनी फसल फरोख्त नहीं कर सकते। उन्हें अपनी फसल शुगर मिलों को बेचने का पाबंद कर दिया गया है। कभी उनको रेट ठीक नहीं दिया जाता तो कभी क्रशिंग सीजन लेट करके उनका इम्तिहान लिया जाता है। जाहिर है सारी सूरत हाल में सारा नुकसान किसान का ही होता है। वो वक्त पर गंदम की फसल काश्त नहीं कर सकता, देर से काश्त की गई गंदम की फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है। इन सारे मसाइल का हल है क्या, किसके पास है? मैं बात करूंगी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद हक बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। बुखारी साहब, एक तरफ अगर शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ देखें कि जब ज़रूरत से पहले ज़रूरत से ज़्यादा चीनी पड़ी है और जनवरी तक की पड़ी है, जनवरी 2025 तक का सरप्लस स्टॉक हमारे पास पड़ा है, पहले जगह नहीं है, पहले इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो क्रशिंग सीजन हम कैसे शुरू कर सकते हैं? और दूसरा उनको जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्हें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए ताकि ज़ाहिर है बाहर से डॉलर आए, मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा हो। तो ऐसे में उनका भी मौक़िफ़ ज़ाहिर है वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपके मसाइल भी अपनी जगह पर हैं। तो ये मामला हल कैसे होगा? जी शुक्रिया शाज़िया आपका और 92 चैनल का। गुजारिश ये है कि मैं यही कह सकता हूँ कि ये अहमकों की हुकूमत है जिसने किसान को ज़राअत के हर शोबे के अंदर जो है वो उसका सत्यानाश करती है। आप देखें कि गंदम के अंदर पंजाब हुकूमत ने जो खेल खेला किसानों के साथ, किसान रुल गए। और इस वक्त जो है वो चावल की जो फसल आ रही है, आप यकीन करें कि वो 15 मन से ज़्यादा नहीं आ रही पैदावार, जो कि 70-80 मन तक आती थी, और किसान के जो अखराजात है वो वहीं पे हैं। इसी तरह कॉटन जो है वो 50% कम आ रही है। और मैं ये समझता हूँ कि जो शुगर मिल के लोगों ने जो एक मुतालबा किया है, मुझे बताएं कि अगर आपके पास स्टॉक मौजूद पड़ा है तो उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे देनी चाहिए। मैंने ऐसे नहीं कहा कि ये अहमकों की हुकूमत है, क्योंकि फैसला बर वक्त जब नहीं लिया जाएगा तो उसके असरात जो हैं वो नेगेटिव होंगे। आप देखें कि आज जो इसकी तो हुकूमत इजाजत दे क्यों नहीं रही है? हुकूमत क्यों नहीं इजाजत दे रही? हुकूमत के अपने कोई मुझे लग रहा है कोई मसाइल होंगे कि जो इनको इजाजत नहीं दे रही। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास स्टॉक मौजूद है, आज 60 लाख टन आपकी जो मुल्क की जरूरत है, ये कोई ऐसी केमिस्ट्री नहीं है जो कोई समझ ना आ सके। मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत जो है उसको डिले किए जा रही है, जबकि अभी नवंबर में आपने अपने इंट्रो में कहा है कि सीजन उसका आ रहा है। मुझे बताएं कि किसान, देखें हम ये कहते हैं कि अगर शुगर मिल वाले जो है वो सुखी होंगे तो वो किसान को कम परेशान करेंगे। आप पिछले सीजन के अंदर शादियां देख लें कि किसानों को 6 महीने तक पेमेंट नहीं हुई। आज भी जो कुछ मिले हैं जिन्होंने अभी तक किसानों को पेमेंट नहीं की। मैं कहता हूं कि आप ये बात, तो उनका भी तो पैसा ब्लॉक हुआ है ना, वो आगे से पेमेंट कैसे करें? जी वही मैं कह रहा हूं कि भाई आप उनकी चीनी अगर पड़ी है तो उनके लिए भी मसाइल हैं शुगर मिल्स वालों के। तो आप हुकूमत देखें, हुकूमत बैठी हुई है, उनके पास तमाम आदादो शुमार होते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा आपको बताया है कि किसान की आगे हालत जो है वो बयान से बाहर है कि वो कितना परेशान है। उसको बिजली के बिलों ने जो है वो ज़हनी मरीज। लेकिन यहाँ पे ये भी तो होता रहा है ना कि पहले जरूरत से ज्यादा चीज आपके पास पड़ी है, उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में पता चला है कम पड़ गई और जरूरत पड़ी तो फिर आपको महंगी इंपोर्ट करनी पड़ गई, तो नुकसान तो होता है ना, महंगी लेंगे। नहीं, वो दुरुस्त कह रही हैं। वो तो जो फैसला साज ऊपर बैठे हुए हैं वो अंधे तो नहीं है, उनको जो है वो उनके सामने सब चीज होती है, वो जानबूझ के करते हैं, वो सब्सिडी देने के लिए करते हैं। अब अगर साफ पता लग रहा है कि गंदम, आप इससे पिछला फैसला मैं आपको अगर बता दूं कि गंदम का इन्होंने क्या किया कि गंदम हमारी अपनी बम्पर क्रॉप नजर आ रही थी,
और इन्होंने जनाब बाहर से जो हुकूमत ने फैसला करके मंगा के और किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। और इसी तरह अगर शुगर मिल वाले कह रहे हैं कि भाई जरूरत से ज्यादा चीनी मौजूद है तो आप उनको इजाजत दीजिए ना। आपने हुकूमत ने तो फैसला अगर क्रशिंग सीजन लेट होता है तो गंदम की फसल पर इसका कितना असर पड़ेगा? मैं कहता हूं कि आप सोच नहीं सकती, वो जो किसान अभी तक चुप करके बैठा है और सह रहा है, जुल्म को सह रहा है और उसकी चीखें निकल जाएंगी। अभी आपको मैं बताऊं कि मेरे पास टेलीफोन आते हैं मुख्तलिफ एरियाज से कि बुखारी साहब इसके ऊपर बात करें कि अगर हुकूमत ये बरवक्त फैसला ले। देखे ना, पिछली दफा भी मेरे ख्याल इन्होंने थोड़ी सी चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी और फिर उनके अंदर वो डिले की। अब भी 1 लाख टन जो है वो उसकी इजाजत जो है वो हुकूमत दे दे और हुकूमत दे के कम से कम किसानों के लिए आगे मसाइल, वरना शुगर मिल वाले कहेंगे कि जी हमें हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, रुल तो किसान जाएगा बेचारा और फिर उसको पेमेंट भी नहीं होगी और फिर उसके जो है वो गन्ना, देखें गन्ना एक ऐसी चीज है जो बगैर शुगर मिल के किसान और कहीं दे नहीं सकता। आपकी जो गंदम है वो बंदा कुछ अरसे के लिए किसान रख सकता है, या कॉटन है या बाकी जो फसलें हैं वो होल्ड कर सकता है अगर किसी के पास इतनी हिम्मत है। गन्ना तो ऐसी चीज है, अगर वक्त के ऊपर जो है वो शुगर मिले नहीं चलाएंगे जिस तरह इन्होंने ऐलान किया है तो हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर करना चाहिए। और मैं मीडिया से भी यह दरखास्त करता हूं कि इस इशू को उठाया जाए। हम कहते हैं कि हम रुल गए हैं, तबाह हो गए हैं कि पिछली जो जितनी फसलें हैं किसान को इतना नुकसान हुआ। तो किसानों तो आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है? कितनी महंगी आपकी शुगर मिल्स मालिकान जो हैं वो अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं, आप लोग अपने मौकिफ पर डटे हुए हैं, आप लोग जो अपने नुकसान की बात कर रहे हैं वो भी बजाय, तो फिर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी? किसान सड़कों पर आएगा, किसान अपने लिए ज़ाहिर है फिर एहतजाज करेगा। बिल्कुल आएगा शादिया, मैं आपको बता रहा हूं कि किसान इतना तंग आया हुआ है। लोग अभी कहते हैं जब बिजली के बिल आते हैं उनके 4-4 लाख के, 5-5 लाख के, एक आम किसान की बात कर रहा हूं। आप देखें कि 2021-22 में 13 रुपए यूनिट था, आज वो 65 रुपए यूनिट है। मुझे बताएं, और फसलों के रेट वही हैं। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये मुतालबा करूंगा कि फसलों की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाए और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से कहूंगा कि पंजाब के किसानों का क्या कसूर है? आप ये जो उनको लॉलीपॉप देती हैं कि जनाब किसान कार्ड होगा, ये फला चीज जनाब हम बगैर सूद के जो है वो कर्जे दे देंगे, वो तो पीनट है, उससे कोई जरी इनकलाब नहीं आएगा। और हमारे मुल्क का मुकद्दर है कि जब तक आप ज़राअत को नहीं उठाओगे, ज़राअत के अंदर एक इनकलाबी तब्दीली नहीं लेके आओगे, जरी इमरजेंसी नाफिज नहीं करोगे। और मैं आर्मी चीफ साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इधर आपने SIFC का इदारा बना के अगर कौम पे ये एहसान किया है तो आप असल जो किसान है, मुझे बताएं ये शाजिया के 25 करोड़ का ये मुल्क है, क्या आप सारी चीजें हुकूमत के भी कुछ कंसर्न्स है ना? हुकूमत भी ये चाहती है कि शुगर मिल्स जो मालिकान हैं वो भी इस बात को यकीनी बनाएं कि मिलों में अजनास की जो साबका कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी, कीमतों में इजाफा नहीं होगा। हाँ, वो करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात कहता हूँ। मैं अपने देखें अभी तो ये करना चाहिए। मुल्क हमारा जिस दौराहे से गुजर रहा है, हम सबको जो है वो मुहिब्बे वतन बन के इस बात का अमली सबूत देना चाहिए। मैं ये बात, आपने बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाया है। मैं ये कहूंगा कि अवाम तक जो है वो चीनी जो वादा किया है शुगर मिल मालिकान ने, कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, साथ दें, उसमें इजाफा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब मेरे साथ थे, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।